हेलो स्टूडेंट। आज हम जेई मेंस 2024 का पेपर जो है 27 जनवरी वाला मॉर्निंग शिफ्ट उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे तकरीबन पूरा का पूरा पेपर ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ एन एंड मूविंग इन वाइजेड प्लेन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट की ना इक्वेशन दी हुई है ना। क्या इक्वेशन है? एस इक्वल टू 2t² जे कैप प्लस 5k कैप, है ना, मीटर। मीटर में गिवन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ds बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड, इसको मैं जरा शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके क्या आया, 2t² का डिफरेंशिएशन 4t जे कैप, और 5 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, 4t जे कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। टी 1 सेकेंड लेना हमें, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा, 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में से क्या क्या आ जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड वाला या तो फोर्थ है, ऑप्शन 4 है, या तो फिर है ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हमारे पास जे कैप कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन हमारे पास सही आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जनरली क्या होता है ये, हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। तो स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट टू क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं सोप वाटर में, है ना। तो सोप वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू द प्योर वाटर। उसका रीजन यही है कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या होती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें हम, ठीक है, तो ऑप्शन वन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन वन इनकरेक्ट कौन सा वाला है, सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज कॉट a/2। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कॉट a/2। गॉट इट। ए यहाँ पे क्या, प्रिज्म एंगल है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी, तो मिनिमम डेविएशन वाला एक हमारे पास फॉर्मूला होता था, अगर याद होगा स्टूडेंट्स आपको, तो क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता था, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 होल अपॉन साइन a/2। गॉट इट। तो यहाँ पे जो है डेल्टा एम है, ये क्या होता था हमारे पास, डेल्टा एम है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना। यही होता था हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला, जो ये एंगल इसकी बात कर रहा है, तो ये डेल्टा एम है। गॉट इट। तो हमें डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख देते हैं। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है कॉट कॉट a/2 इक्वल टू साइन, यहाँ पे रख देते हैं डेल्टा एम प्लस ए होल अपॉन 2 होल अपॉन साइन a/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, और कॉट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कॉस अपॉन साइन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट को मैं लिख रहा हूँ कॉस a/2, ठीक है, अपॉन साइन a/2, ठीक है। उसके बाद साइन को मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन a/2, ठीक है, इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए होल अपॉन 2। गॉट इट। तो साइन a/2 कैंसल आउट हो गया, और बचेगा क्या यहाँ पे, कॉस a/2,
cos a by 2 इक्वल्स टू साइन डेल्टा m प्लस a बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे cos को अब मैं साइन की टर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, है ना। cos को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2, साइन इनवर्स दोनों तरफ लेंगे, सिंपल से अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो साइन से साइन कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 इक्वल टू डेल्टा m प्लस a बाई 2। अब 2 को कॉमन लेके हम यहाँ पे कैंसल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा एक रिलेशन इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास पाई -2 है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसके इक्वल है, पाई -2a के। तो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। गॉट इट। तो इजी था क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। If E vector and B vector represent the electric and magnetic field vectors, then the region of space may have। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी में उन्होंने चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। ऑप्शन बी गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। ऑप्शन सी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और डी है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि चूज द अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर ऑप्शन है वो 1 2 3 4 में दिया हुआ है, और यहाँ पे ये बोला हुआ है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा इस कंडीशन को मैच करेगा। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लो कि प्रोटोन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए ना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी यही है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो, जब भी एक प्रोटॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रहेगी, है ना, तो उस पर एक फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगती है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करता है, तो ये फोर्स होती है क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब फोर्स लगेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी, ये दो ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा क्या है, विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तब भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, फोर्स लगेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो कौन सी होती है, क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास दो फोर्स है। ये वाली फोर्स किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जो ये दूसरी वाली फोर्स लिखी हुई है मैंने, क्यू वी बी वाली, ये किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं वेक्टर नोटेशन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन मैच करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन तो सही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। दूसरा क्या ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या रहेगी, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो भी मैग्नेटिक नॉन जीरो है, तब भी क्या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो एक कंडीशन में हो सकती है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एंगल क्या हो, सेम हो, है ना, यानी दोनों आपस में क्या हो, या तो पैरेलल हो तो एंटी पैरेलल हो। गॉट इट। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो ऐसा हो सकता है। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, तो डी ऑप्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है,
जो डी वाला ऑप्शन है ना उस पर जरा ध्यान दो। यहाँ पे 12th क्लास में मैग्नेटिज्म जब चैप्टर होता है तो एक कंडीशन आती है कि जो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकलेगा, है ना। उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है ना, वो किसके इक्वल हो जाती थी, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। गॉट इट। तो डी ऑप्शन भी हो सकता है। गॉट इट। और वहां पे हम अनडेविएटेड की कंडीशन निकालते थे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक रीजन जिसके पास क्या है, उस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है, अगर उस रीजन से अनडेविएटेड पास हो रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होती थी, तो उसकी कंडीशन यही होती थी। इसी से हम निकालते थे, ठीक है। तो जहां तक ऑप्शन की बात है तो ए ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है, बी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी एंड डी, तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है, सही आंसर होना चाहिए इसका। गॉट इट। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो गिवन है। एक सरफेस पे जी, अर्थ के सरफेस पे सॉरी जी दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू and the mass remains constant, then the acceleration due to gravity on the surface of earth would be। तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है। तो एम ई है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, आर ई है यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ, और जी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मान लेते हैं कि उसका रेडियस हाफ हो गया, सॉरी डायमीटर हाफ हो गया। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर अर्थ का डायमीटर डी है तो क्या हो जाएगा, 2 × आर ई। ठीक है। तो आर ई की मैं वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। वैसे मैं डायरेक्टली इसको रख सकता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर ई की वैल्यू ये रख देता हूँ। तो हमारे पास जी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 2 जी एम ई होल अपॉन डी ई। गॉट इट। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि एक नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी डैश मान लेता हूँ उसको, ठीक है। उसकी कंडीशन क्या दी हुई है, 2 जी, मास ऑफ अर्थ तो सेम है लेकिन डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, डीई अपॉन 2, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, डीई अपॉन 2 का स्क्वायर। ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, सिंपलिसिटी, और उसको इक्वेशन 2 मान लो। दोनों को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा जी डैश क्या है हमारे पास, 2 जी एम ई होल अपॉन डीई स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है। अपॉन, अब जी की वैल्यू रखते हैं, जी क्या आ जाएगा, 2 जी एम ई होल अपॉन डीई स्क्वायर। गॉट इट। तो जी एम ई और डीई स्क्वायर कैंसल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, जी डैश इक्वल टू 4 में ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 4। तो जी डैश की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 जी। गॉट इट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। तो फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी था ये क्वेश्चन भी, ठीक है। A train is moving with a speed of 12 meter per second on rails which are 1.5 meter apart. To negotiate a curve radius 400 meter, the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rail is, ठीक है। और जी की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें जी की वैल्यू लेनी है। ये बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि अभी एक डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं एक यहाँ पे, ठीक है, ये एक रोड है जो थीटा एंगल से थोड़ा सा क्या हो गई है, रेज कर दिया हमने, ठीक है, यानी जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्हीकल है, व्हीकल हम ये मान लेते हैं, ठीक है, व्हीकल चल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी अपवर्ड, ठीक है, एमजी भाई लगेगा कहाँ को, डाउनवर्ड, ठीक है। अब जब हमने डेरिवेशन की थी बैंकिंग ऑफ रोड की, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर देते, तो नॉर्मल रिएक्शन के इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, एन साइन थीटा, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या रहेगा, जो एमजी को बैलेंस करेगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये 1 सेकेंड, हाँ, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या रहेगा, एन कॉस थीटा, ठीक है। तो एन कॉस थीटा को एमजी इक्वल इक्वेट करेगा, और एन साइन थीटा किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। गॉट इट। हम ये कर देते हैं।
वहां से हमारे पास क्या रिलेशन आता था, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। आर यहाँ पे क्या है, जिस कर्व पाथ पे ये व्हीकल चल रहा है उसका रेडियस। गॉट इट। ठीक है, और टेन थीटा हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि ये क्या है, रेल्स जो है वो कितने 1.5 मीटर अपार्ट है। तो भाई ये रेल्स हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रेल यहाँ पे, ठीक है, ए मान लेते हैं, और दूसरा रेल यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट हम मान लेते हैं एच। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर है एच, डिस्टेंस है 1.5, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, स्पीड की वैल्यू दी हुई है 12, यानी 12 का स्क्वायर, होल अपॉन रेडियस गिवन है। ठीक है, रेडियस यहाँ पे गिवन है 400 मीटर, तो रेडियस की वैल्यू है 400। ठीक है, और जी की वैल्यू उन्होंने बोला 10 लेनी है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते हैं, एच की, एच इक्वल टू 1.5 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144, होल अपॉन 400 इंटू 10। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 4000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करके एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0540 मीटर, यानी अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे एच की वैल्यू हो जाएगी 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच कितना आ रहा है, 5.4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। गॉट इट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो रेल्स है जो इनके बीच में सेपरेशन हमें गिवन है 1.5 मीटर का। तो जब भी क्या होता है कि एक कर्व्ड पाथ लेती है ना, कोई भी रोड या फिर जैसे रेल्स, तो उसके हम क्या करते हैं, एक एंड को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं। गॉट इट। तो वही पूछ रहे हो कि हमने कितने हाइट से उसको रेस कर दिया है, ठीक है, ताकि ये कंडीशन मेंटेन रहे। ठीक है, ताकि वो इस स्पीड से उस कर्व पाथ पे चल सके। ठीक है, गॉट इट। तो बेसिक मैंने बता दिया, हम डेरिवेशन कैसे करते थे ये मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल फॉर्मूला आता था वो ये आता था। ठीक है, उसी में जस्ट हमने क्या किया, वैल्यू पुट किए। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बायस। तो स्टूडेंट, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा हुआ है। फॉरवर्ड बायस हम हमारा क्या होता था कि जब हमारा पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर कंडक्टर था वो हायर पोटेंशियल पे रहता था। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर किस पे रहता था, हायर पोटेंशियल पे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते थे, हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते थे बेसिकली, है ना। और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता था वो किस पे रहता था, नेगेटिव पे। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि पी वाला हमारा हायर पे रहेगा, एन वाला नेगेटिव पे रहेगा। ये होता था हमारा फॉरवर्ड बायस, एफ बी लिख रहा हूं मैं इसे, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस होता था एकदम उल्टा। तो रिवर्स बायस में क्या होता था कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो रहेगा लोअर पोटेंशियल पे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा वो रहेगा हायर पोटेंशियल पे। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन हमें मैच करवाने कि पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो फॉरवर्ड बायस होगा इस कॉन्फ़िगरेशन में, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर लोअर पोटेंशियल पे है, एन टाइप अगर हायर पोटेंशियल पे, तो वो हमारा होगा रिवर्स बायस। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जो अगर सेमीकंडक्टर का डायोड का अगर ऐसा सिंबल है, ठीक है, तो ये हमारा पी साइड होता था और ये होता था हमारा एन साइड। अब यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं कि कौन सा रिवर्स बायस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस वाले में देखो जरा, फर्स्ट वाले में देखते हैं। अब पी टाइप कनेक्ट हो रहा है 2 वोल्ट से, और एन टाइप कनेक्ट हो रहा है 0 वोल्ट से। ये ग्राउंड है, ग्राउंड को हम क्या मानते हैं, 0 वोल्ट मानते हैं। तो ये तो हायर पोटेंशियल पे है ना, तो ये नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, अब पी टाइप कनेक्ट है 0 वोल्ट पे, एन टाइप कनेक्ट है -5 पे। अगेन पी टाइप किस पे है, हायर पोटेंशियल पे है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमें चाहिए पी टाइप लोअर पोटेंशियल पे, एन टाइप हायर पोटेंशियल पे। अब थर्ड ऑप्शन देख लो, पी टाइप हमारा है +2 पे, ठीक है, हायर पोटेंशियल पे, ठीक है, और एन टाइप किस पे है, -10 पे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर ये तीनों फॉरवर्ड बायस है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जिसपे क्या हो रहा है, रिवर्स बायस की कंडीशन लग रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये +2 वोल्ट पे पी टाइप वाला, ये पी है, ठीक है, और ये है एन। और हमारे पास क्या है, एन टाइप वाला जो सेमीकंडक्टर है वो किस पे कनेक्ट है, 4 वोल्ट पे। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी टाइप लोअर पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू 4 वोल्ट, तो इसी वजह से क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग
स्फेरोमीटर, तो स्फेरोमीटर क्या क्या मेजर कर सकता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल मेजर कर सकता है, थिकनेस मेजर कर सकता है, रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मेजर कर सकता है। ठीक है, क्या मेजर नहीं कर सकता? स्पेसिफिक रोटेशन मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Two bodies of mass 4g and 25g, g मतलब यहाँ पे ग्राम है, are moving with the equal kinetic energies. The ratio of magnitude of the linear momentum. Again, formula based question है। मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन हमें मालूम है कि भाई काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, अंडर रूट 2m k। यहाँ पे p क्या है? मोमेंटम, ये मोमेंटम है। ठीक है, और k क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। और m क्या है? मास। ठीक है, ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और m यहाँ पे क्या है? मास। अब वो क्या बोल रहा है, मासेस तो डिफरेंट है लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई कि P1 मोमेंटम है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2, मास हम मान लेते हैं इसका 1 का 4 ग्राम, इंटू काइनेटिक एनर्जी के ही मान लेते हैं ना। ठीक है, अपॉन P2। अब P2 क्या है? यहाँ पे इसको करवाते हैं, डिवाइड करते हैं सीधा, अंडर रूट 2 इंटू 25 इंटू के। तो के से के कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मोमेंटम का रेशियो निकालना है हमें, तो P1/P2 सिंपल सारा है यहाँ पे अंडर रूट 4/25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1/P2 इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2/5। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है, 2:5 सही आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.0 kg ऑफ एयर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा थिकनेस में बढ़ा देता हूँ, 2 के आसपास कर देता हूँ। ओके, 0.08 kg of air is heated at a constant volume through a 5 degree centigrade. The specific heat of air at constant volume is 0.17 kilocalorie kg per kg per डिग्री सेंटीग्रेड एंड जे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जूल का कन्वर्जन दिया हुआ है कि 1 जूल इक्वल टू 4 फोर जे की वैल्यू दी हुई है 4.18 जूल पर कैलोरी, है ना। तो सिंपल सा, जहां तक मेरे ख्याल से मिसप्रिंट होगा यहाँ पे, इसको ये कहना चाह रहा है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, और वैसे भी ये रिलेशन में याद होना चाहिए, पढ़ा हुआ है हमने थर्मल साइंसेज में। ठीक है, तो चलो इसको अभी कर देते हैं। ठीक है, ये भाई इसका करेक्शन ये होगा, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, mCV डेल्टा टी, है ना। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही तो इंटरनल एनर्जी होती है। तो मास हमारे पास क्या है, 0.08, सीवी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.17 किलो कैलोरी, है ना। तो 10 की पावर 3 ये किलो में आ गया, और कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे 4.18 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सी। ठीक है, सीवी। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना, 5 डिग्री से हम उसको क्या कर रहे हैं, रेज हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया, बस इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके 284.24 जूल आ रहा है इसका आंसर। गॉट इट, तो 284.24, तो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स एटम इज आर। तो रेडियस हमें मालूम है, देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो रेडियस था वो किसके प्रोपोर्शनल था यहाँ पे, n² बाय जेड। n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड यहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बोर्स एटम, एटम मतलब सेम है ना, तो जेड यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, इज आर, द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी। तो हम यहाँ पे r3 मान लेते हैं कि थर्ड ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होगा, ठीक है, वो हम मान लेते हैं इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, उसकी जगह कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो n² क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, होल अपॉन जेड। ठीक है, सेम r4 क्या आ जाएगा,
के वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर बाई जेड। अब R3 की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है किसके इक्वल है R, है ना, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा R, ठीक है, अपॉन R4 इक्वल टू K3 स्क्वायर होल अपॉन K4 स्क्वायर बाई जेड। तो के जेड भाई डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास R4 की वैल्यू R/R4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9/16। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रिलेशन आ ही रहा है। यहाँ पे R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16R/9। तो 16R/9, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर and width 2 meter is placed at 60 degree to a magnetic field of 4 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने रखा हुआ है द लूप इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमने लूप को रिमूव कर दिया बिना किसी ओरिएंटेशन के, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया, जस्ट हमने क्या कर दिया मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया उसे कितने टाइम में 10 सेकेंड से। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप ड्यूरिंग दिस टाइम। तो रिलेशन मुझे मालूम है कि ईएमएफ ई को हम ईएमएफ मान लेते हैं, तो ईएमएफ जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसमें वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस d∅dt। ठीक है, और अगर चेंज बढ़ा है तो हम क्या कर देते हैं कि ईएमएफ किसके इक्वल कर देते हैं ΔΦ/ΔD, है ना, एवरेज ईएमएफ की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास पता है कि भाई फाई जो फ्लक्स है, फाई का मतलब यहाँ पे फ्लक्स है। ठीक है, तो फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा BA cos थीटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि लेंथ यहाँ पे सेम है, विड्थ सेम है, यानी एरिया कांस्टेंट है। थीटा यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है 60 डिग्री पे। चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो चेंज हो रही है, यानी पहले क्या थी 4 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड थी, बाद में कितनी हो गई 0, है ना, और वो भी कितने टाइम में 10 सेकेंड के टाइम पे। तो ईएमएफ में हम रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चेंज सिर्फ क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ A cos थीटा डेल्टा B/ΔT, है ना, जब एक ही चीज चेंज हो रही है तो हम उसी को चेंज करवाते हैं, और माइनस साइन ऑब्वियसली आगे आएगा। ठीक है, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ईएमएफ इक्वल टू माइनस ए, एरिया कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 इंटू थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कॉस ऑफ 60 डेल्टा बी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कितना है, पहले फाइनल चेंज कितना है 0, इनिशियल कितनी दी 4। ठीक है, कितने टाइम में 10 सेकेंड में। गॉट इट। तो यहाँ पे अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, जस्ट मल्टीप्लीकेशन है। अब ये कॉस 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 2.5 इंटू -4/10, तो 2.5 इंटू क्या आ जाएगा ये +1 वोल्ट। तो +1 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे +1 वोल्ट ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है अभी तक पेपर सॉल्व करने में, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम is placed at the origin of XY coordinate system. 2 points P and Q are situated at √3 ये coordinate given है and √6, 0 meter. The potential difference between the point P and Q would be। ठीक है, तो पहले हम coordinate system को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक coordinate system यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हो गई हमारे पास y एक्सिस, और ये हमारे पास हो गया ओरिजिन। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0,0 है, और ये जो चार्ज है वो भी यहीं पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस चार्ज को, ये चार्ज भी हमने यहीं पे प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको स्मॉल क्यू मान लेते हैं ना, स्मॉल क्यू। दूसरे कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, पॉइंट पी कहाँ पे √3, तो यहाँ पे हम पॉइंट पी मान लेते हैं, ये है पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है √3, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कैपिटल क्यू, है ना, तो कैपिटल क्यू कहाँ पे है √6, 0, तो √6, 0 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा √6, 0, गॉट इट। अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, मुझे पोटेंशियल किस पे निकालना है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल पी क्यू, सिंपल सी बात है ना, तो डेल्टा पी मान लेते हैं इसे।
तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वी क्यू यानी पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। आर क्या होता है, चार्ज और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। सेम वी क्यू क्या हो जाएगा, अगेन आर पी मान लेते हैं इसे डिस्टेंस को, तो के क्यू बाय आर क्यू। अब यहाँ पे देखो के सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट सेम है, क्यू यहाँ पे सेम है ना, क्यू कांस्टेंट है 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम। यहाँ पे जो वेरी करेगा वो क्या कर रहा है, आर वेरी कर रहा है, तो मैं आर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक की आर पी, और ओरिजिन से ये हो जाएगा आर। तो आरपी की वैल्यू मैं पहले निकाल लेता हूँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ जरा, आरपी क्या आ जाएगा, अंडर रूट रूट थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी सिंपल सी बात है रूट थ्री का स्क्वायर, है ना, तो सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्री का स्क्वायर, सॉरी रूट थ्री का स्क्वायर यानी थ्री। ठीक है, प्लस अगेन यहाँ पे भी रूट थ्री है तो थ्री, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट सिक्स। ठीक है, सेम आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, ओरिजिन यानी चार्ज और क्यू के बीच में, यानी ओवर क्यू के बीच में, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अंडर रूट सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर यानी सिक्स, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो जीरो है ही, तो ये भी क्या आ रहा है रूट सिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल vp किसके इक्वल आ रहा है, vq के इक्वल आ रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो चार्ज से दोनों पॉइंट का सेम ही है ना, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है थर्ड सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट। आगे है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम forms a image of an extended source of light on a photoelectric cell. A current I is produced. The lens is replaced by another convex lens having the same diameter but the focal length 20. अब यहाँ पे एक चीज है स्टूडेंट, अगर मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसने क्या बोला हुआ है कि डायमीटर तो सेम है ना, यानी जो रेज पहले आ रही थी वही तो बाद में भी आ रही है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं लाइट की, है ना, तो जो फोटो करंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सेम ही रहने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कुछ डाटा शायद थोड़ा सा हो सकता है कि इनसफिशिएंट हो। दूसरा क्या, उसने ये भी नहीं बोला हुआ है कि जो हमारे पास प्लेट है ना, ठीक है, जो फोटो जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उस लाइट रे को कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सेम पॉइंट पे रहेगा या सिर्फ फोकल लेंथ पे ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं फोकल लेंथ हमारा 40 है, गॉट इट, तो वो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो कन्वर्ट कर रहा है लाइट रेस को। अगर वो 20 होता, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर एक दूसरा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, अगर वो 20 होता तो वो कहाँ पे करता, थोड़ा और आगे कन्वर्ट कर लेता, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर उसकी बढ़ जाती। ठीक है, फोकल लेंथ जैसे जैसे कम होता है कन्वर्जिंग पावर बढ़ती रहती है, गॉट इट। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला नहीं है कि जहाँ पे हम इम्पिंज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है कि वो प्लेट मान लेते हैं पहले यहाँ पे 40 पे थी, ठीक है, अब वो 20 पे आ गई है, गॉट इट। दूसरा क्या था, अगर मैं सिंपलिसिटी के हिसाब से सोचूं तो ये लेंस का जो डायमीटर है वो सेम है, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ लाइट जो पड़ रही है वो तो सेम ही होगी ना दोनों लेंस के लिए, भले ही उसका जो फोकल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी कन्वर्जिंग पॉइंट जहाँ पे सारी की सारी रे कन्वर्ज हो रही है वो अलग अलग हो जाएगा। तो उस केस में मैं ये मान सकता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसी वजह से क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गॉट इट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए इस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड द फाइनल वेलोसिटी वुड बी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 200 kg एक्स्ट्रा मास उसने ऐड कर दिया विदाउट एनी फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स तो हमारे पास जीरो। ठीक है, और जब भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होती है हम ये मान सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम क्या था कि भाई 1000 kg की गाड़ी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, सिक्स से। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम क्या है, 200 kg का मास एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी इस बार मास कितना हो गया होगा 1200 kg, किस वेलोसिटी से मूव करेगी उसको v मान लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हम इसको अब डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो वेलोसिटी से मूव करेगा 5 मीटर पर सेकेंड से, गॉट इट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, फिफ्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
a plane electromagnetic wave propagating in x direction is described by, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्वेश्चन दे दी उसने, इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज, तो यहाँ पे इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला मालूम है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट, ठीक है, ई नॉट स्क्वायर, है ना। अब देखो किसी भी वेव इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है वो उसका एम्पलीट्यूड बताता है, तो सिंपल सी बात है ई नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कितना है 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अगर मुझे निकालनी है, वैसे तो 3 × 10⁸ ही आएगी, पर फिर भी निकाल लेते हैं, तो किसी भी वेव की जो स्पीड होती है ना, तो वो कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी, यानी कोफिशिएंट ऑफ टी क्या 1.5 × 10⁻7 होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0.05, है ना। ये सिंपल सा 11th क्लास का कंसेप्ट है स्पीड निकालने का, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल वही आ रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सी ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे गिवन है, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, उसके बाद इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ इंटू मल्टीप्लाई में ई नॉट क्या है 200, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 8.85 इंटू 2/3, 2 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स, तो 8.85 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 जा 24, तो मेरे ख्याल से 53, 8.85 53.1 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे ई का स्क्वायर, हाँ तभी मेरे ख्याल से इसकी बात हो रही है, 2 से इंटू 100 इंटू 200 ये भी आएगा, ठीक है, तब जाके 53.1 आ रहा है, ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ओके, ये बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डायमेंशन पूछा हुआ है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशन, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं ई इक्वल टू एच इंटू म्यू, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ई यहाँ पे एनर्जी है, तो उसका जो डायमेंशन यहाँ पे आ जाता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा 1/t, एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाता है यहाँ पे ml2 t-2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ml2 t-1, हाँ, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट सही है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव द सेम डायमेंशन, वैसे भी नहीं है स्टूडेंट, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आ जाता है ml t-1, अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क, सिंपल सी बात है, टॉर्क यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एफ क्रॉस आर, ठीक है, एफ इंटू आर, सॉरी, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा ml2 t-2, जो एनर्जी का डायमेंशन होता है, जो वर्क डन का डायमेंशन होता है, तो P और टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन सेम नहीं है, यानी स्टेटमेंट टू गलत है, तो अब ऑप्शन में से बस देख लो कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही आंसर होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 into 10⁻⁻⁴ meter connected across a right gap of the meter bridge, when a resistance of 4.5 ohm is connected on the left gap by using a resistance box, the balance length is found to be 60 centimeter from the left end. If the resistivity of the wire is r into 10⁻⁻7 ohm meter, then value of r is, ठीक है, इजी है क्वेश्चन, मीटर ब्रिज के ऊपर बेस है, तो पहले मीटर ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो छोटा सा एक मीटर ब्रिज बना देता हूँ मैं,
उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रिप होती है मीटर ब्रिज में, देन एक और, ये हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वायर कनेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ ओ, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए। गॉट इट? ठीक है। अब यहाँ पे दो गैप है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास जॉकी कनेक्ट होती है, ठीक है, तो जॉकी के पॉइंट को हमने मान लिया जे, ठीक है, ये था हमारे पास ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वायर की लेंथ हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ द मीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास, रेजिस्टेंस बॉक्स मान लेते हैं भाई, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस बॉक्स का मान रहे हैं आरबी, और ये कितने के इक्वल है, 4.5 ओम, ठीक है। और राइट गैप में हमने इस वायर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने इस वायर को कनेक्ट किया हुआ है इस गैप पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है, हमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना 4.5 इज कनेक्टेड, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 60, तो बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, 60 सेंटीमीटर पे। अब भाई मीटर ब्रिज है, तो हमें मालूम है कि भाई ओ से ए तक की वायर की लेंथ कितनी होगी, 100, तो यहाँ पे जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 को, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, 60 को, क्योंकि बैलेंस कितने पे हुआ है, 60 पे। गॉट इट? अब व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, कि रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपॉन किसका रेजिस्टेंस, आर ऑफ ओ जे, किसके इक्वल होगा, जो इस वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ जे ए पार्ट, ठीक है, ये हो गया। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज आर इंटू रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इजी है क्वेश्चन, तो सिंपल से अब वैल्यू पुट करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है हमारे पास 4.5, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ओजे, ये क्या हो जाएगा भाई, जो मीटर ब्रिज की वायर है उसकी रेजिस्टिविटी हमने मान ली रो, एल कितनी लेंथ है यहाँ पे, 60, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 60 अपॉन रो एल अपॉन ए, एरिया ए ही मान लेते हैं ना। अब वायर है, ठीक है, एक ही वायर है ओ से ए तक, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसका एरिया हमने ए मान लिया, इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर डब्ल्यू ही मान लेते हैं अभी, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ जे ए पार्ट, अगेन रेजिस्टिविटी आर रो इंटू लेंथ कितनी है, 60, जीरो से जे तक 60 है, तो जे से ए तक कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है, होल अपॉन ए, तो ए से ए और रो से रो कैंसल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो आर डब्ल्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4.5 इंटू 4 अपॉन 6, तो ये जो वैल्यू आ रही है 3 से 2, 2 से 2, और ये 1.5, तो 1.5 इंटू 2 ये आ रहा है 3 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आ रही है 3 ओम। अब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का सेम बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इंटू एल लेंथ ऑफ द वायर अपॉन एरिया, तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है, बाकी चीजें यहाँ पे गिवन है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितनी है, 3, रेजिस्टिविटी दी हुई है आर इंटू 10⁻⁻⁷, लेंथ यहाँ पे वायर की गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर, अपॉन ए, एरिया क्या हो जाएगा, पाई, आर की वैल्यू क्या है, √7 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है, तो पाई क्या होता है, 22/7, √7 का स्क्वायर हो गया 7, ठीक है, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मैं, एक सेकंड, मैं यहाँ पे पाई को मैं पहले ही यहाँ पे रख देता हूँ 22/7, ठीक है, 22/7, √7 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 7, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैसे ही 7 लिख देता हूँ, और 10⁻⁻⁴ स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8, ठीक है, तो ये आ गया -8, तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +8, 10⁻⁻7 के साथ -1 आएगा, ठीक है, हाँ, नहीं सॉरी, +1 आएगा, और 0.1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा, एकदम नलीफाई हो जाएगा, यानी तीनों चीजें कैंसल आउट हो गई है, तो आर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है, आर हो जाएगा 3 × 22, तो ये आ रहा है, आएगा 66, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 66 है, तो अगेन वही, कौन सा ऑप्शन सही है, तो थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो मीटर ब्रिज पे सिंपल क्वेश्चन था,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड लेंथ एल इज cut into 5 equal parts. If these parts are joined parallelly, then resultant resistance would be. तो हमें क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक वायर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, सिंपल सी बात है, एक वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वायर को हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले इसका रेजिस्टेंस क्या था, कैपिटल आर। तो सिंपल सी बात है कि हर एक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई फाइव, है ना। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, हर एक का रेजिस्टेंस आर बाई फाइव हो जाएगा। अभी नहीं, आर बाई फाइव को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि भाई सारे रेजिस्टेंस आर बाई फाइव के, ठीक है। ये तो मतलब अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। ये 4 और ये 5, और हर एक का वैल्यू क्या है, आर बाई फाइव, ठीक है। हर एक की वैल्यू आर बाई फाइव है। तो पैरेलल में जब भी कनेक्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस, तो आर इक्वलेंट क्या होता है, इक्वल रेजिस्टेंस जब भी कनेक्ट करते हैं तो आर बाई एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बाई फाइव, और कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, 5, तो ये आ जाएगा आर बाई 25, ठीक है। तो ऑप्शन वन यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर, है ना। तो हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोनोएटॉमिक की 3/2 के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। बस अभी यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, बट यहाँ पे एनर्जी किसमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें, जूल्स में। तो यहाँ पे जूल में, एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.414 इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे है 0.414 इंटू 1.6, सॉरी 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इक्वल टू 3/2। केबी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और यहाँ पे टी, यहाँ पे टी थोड़ा छुप गया यहाँ पे कोने में, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट करता है, टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी की वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी -19, होल अपॉन 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। टू 3.2 के इक्वल आएगा, ठीक है, 1.38 इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर के अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, वो आ रही है, ये सब मल्टीप्लाई होकर आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻³ हाँ, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली कट रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये वाला 1.38 है ना, तो ये और ये मेरे ख्याल से जा रहे हैं परफेक्टली, एक दूसरे के टेबल से जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3200 केल्विन, 3200 केल्विन, ओके, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी 5 आई कैप। तो यहाँ पे एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, तो टू डायमेंशनल मोशन है। तो जब भी टू डायमेंशनल मोशन होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई क्वांटिटी को अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है u इन एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड। यू वाई कितना है, 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3i प्लस 2j। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई कैप एक्स को रिप्रेजेंट करता है, पता ही है हमें, है ना। जे कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हमें मालूम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज एक्स कोऑर्डिनेट, अगर ओरिजिन से शुरू हुआ है तो सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 84 मीटर,
और एस वाई की हमें वैल्यू नहीं मालूम है ना। देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम इज रूट अल्फा मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, है ना। तो यहाँ पे स्पीड की बात की है कि भाई स्पीड इस टाइम इंस्टेंट पे कितनी है, रूट अल्फा मीटर पर सेकेंड। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो गिवन क्वांटिटीज हमारे पास ये है। अब एक्स और वाई दोनों अलग अलग डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दोनों डायमेंशन में कौन कौन सा क्वांटिटी सेम रहने वाली है, टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे एक्स वाली जो क्वांटिटीज है उनसे मैं टाइम की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाऊंगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यानी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एस की वैल्यू है 84, यू एक्स की वैल्यू है 5, टाइम हमें मालूम नहीं, टी प्लस हाफ ए एक्स क्या है 3 और टी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो टाइम की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये आएगी यहाँ पे 6 सेकेंड। ठीक है, अब सेम टाइम किसके लिए होना चाहिए, वाई के लिए भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ से फिर क्या निकाल सकता हूँ, वी वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो यू वाई क्या है 0, तो ए वाई की वैल्यू क्या है 2 इंटू 6, यानी वी वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो वो नेट वेलोसिटी की बात कर रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो मुझे उसके लिए वी एक्स की भी वैल्यू चाहिए, है ना, कि फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो वी अगेन वी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन जैसे हमने वी वाई की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू हमें पता है 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 673। तो अल्फा भी अंडर रूट के अंदर था, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 673। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, फीड करना था यहाँ पे डाटा तुम्हें। ठीक है, तो 673 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन इजी था, कंसेप्चुअली इजी था, कैलकुलेशन वाइज टफ था क्वेश्चन। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए तुम्हें थोड़ा इस क्वेश्चन पे टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थिन मेटालिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया गिवन है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, is used to make a ring of radius 30 centimeter. A positive charge of 2 pi c is uniformly distributed over the ring, while the another positive charge of 30 pc, pc यहाँ पर पिको कूलम है। ठीक है, पिको क्या होता है 10⁻⁻12, is kept at the center of the ring. The tension in the ring is dash newton, provided that the ring does not get deformed. अब ring deform नहीं हो रही तो इसका मतलब किस पर रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी। ठीक है, neglect the influence of gravity. Okay, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 9 × 10⁻⁹। तो करते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं जरा। ठीक है, तो रिंग हमने बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर कोई भी मेटेलिक रिंग को मैं चार्ज दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने इसको एक छोटा क्यू दे दिया, छोटा सा चार्ज 2 पाई कुलम, है ना, सी मतलब यहाँ पे कुलम है, 2 पाई सी समझ लेना इसको। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पे हमने कैपिटल मान लेते, कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, वो कितना 30 पीको कुलम। ठीक है, तो कैपिटल क्यू की यहाँ पे वैल्यू क्या है 30 इंटू इंटू 10⁻⁻12 कुलम। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो ये एलिमेंट को भी मैं क्या मान सकता हूँ, पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। ठीक है, तो इस एलिमेंट को अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कर मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन लगेगी यहाँ पे टी। ठीक है, यहाँ पे है कैपिटल क्यू चार्ज, ये इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो एफ ई मान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। अब यहाँ पे इसका मैंने एंगल मान लिया, छोटे से एलिमेंट का थीटा, है ना, छोटा सा एंगल है, डी थीटा मान लेते हैं ना, बी प्रिसाइजली डी थीटा।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करता हूँ, है ना, ठीक है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू। बहुत छोटा एंगल है, डी थीटा बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई टू। अब इस टेंशन के ना मैं कंपोनेंट निकालता हूँ जरा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये डी थीटा बाई टू है, अब मैंने बहुत छोटा सा एलिमेंट माना हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ कि ये एंगल भी क्या होगा, ठीक है, सॉरी, ये एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंशन किस पे है, रिंग पे है, तो ये एंगल क्या होगा, 90। ठीक है, तो ये डी थीटा बाई टू है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल छोटा सा, ये वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई टू। गॉट इट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, तो टेंशन टी का ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई टू। अगेन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इस तरफ, अगेन जो मैंने सिनेरियो यहाँ पे लिया है, एनालिसिस यहाँ पे, क्या सेम एनालिसिस यहाँ पे होगा, इसका भी एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करूंगा, टी कॉस डी थीटा बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई टू। अब टी, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिंग है वो डिफॉर्म नहीं हो रही, इसका मतलब किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम पे, यानी टी कॉस डी थीटा बाई टू, ये इसको बैलेंस कर रहे हैं, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रही होगी। गॉट इट। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन लिख देता हूँ, एफ ई इक्वल टू, अब टी साइन डी थीटा बाई टू दोनों सेम है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐड करके मैं ये लिख सकता हूँ, टू टी साइन डी थीटा बाई टू। ठीक है, अब एंगल क्या है, बहुत छोटा है, तो जब भी एंगल छोटा होता है तो क्या होता है, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, क्या अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम, नियरली इक्वल टू थीटा, तो हम यहाँ पे भी यही ले लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है यहाँ पे, के, बहुत छोटा सा चार्ज है, ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं बाद में लूंगा, यहाँ पे थोड़ा चार्ज डेंसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो साइन डी थीटा बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ डी थीटा बाई टू के। अब यहाँ पे देखो, जो ये पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू वाला, ये किस पे फोर्स लगा रहा है, इस पूरी आर्क पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लो कि जो स्मॉल क्यू चार्ज था, 2 पाई कूलम का जो चार्ज था, वो पूरे सर्कल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इस छोटे से पोर्शन में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो, ठीक है। तो आर्क क्या होता है, ठीक है, तो आर्क लेंथ क्या होती है हमारे पास, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क क्या हो जाएगा, थीटा 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 क्या लिया हमने, डी थीटा इंटू रेडियस। गॉट इट, ये हमारे पास आर्क लेंथ हो जाएगी। और इस छोटी सी आर्क लेंथ पे चार्ज कितना रहेगा, मैं क्यू डैश मान देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल स्मॉल क्यू, टोटल लेंथ क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, ये है 2 पाई आर। ठीक है, आर को मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे भी कैपिटल आर रख लेता हूँ, सर, डी थीटा इंटू कैपिटल आर। ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर थोड़ा सा पाई से कंफ्यूज कर जा रहा है। ठीक है, इंटू लेंथ, तो लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ, तो ये है डी थीटा इंटू आर, तो आर से आर कट गया, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू डी थीटा होल अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या इस क्यू डैश के बीच और इस कैपिटल क्यू के बीच ही तो है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के क्यू डैश इंटू कैपिटल क्यू होल अपॉन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, रेडियस के इक्वल ही तो डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, टू टी, अब मैंने पहले ही बताया अप्रोक्सीमेशन लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन डी थीटा बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा बाई टू। ठीक है, अब क्यू डैश की यहाँ पे वैल्यू पुट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू डैश की मैंने वैल्यू पुट की, क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डी थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये आ गया इक्वल टू। ठीक है, के क्यू कैपिटल क्यू, और हाँ कैपिटल क्यू तो लिखना मैं भूल ही गया, यहाँ पे कैपिटल क्यू आ जाएगा, कैपिटल, एक सेकंड में दोबारा थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसे, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, टू टी डी थीटा बाय टू, तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, टू से यहाँ पे टू कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है 30 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और इंटू स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है 2 पाई, ये देखो पहले से 2 पाई दे दिया, डी थीटा तो कट गया, होल अपॉन आर की वैल्यू कितनी गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है ना, तो 0.3 का स्क्वायर है ना, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, 0.3 का स्क्वायर, और इंटू 2 पाई, सॉरी इंटू पाई, टू से तो टू कट दिया था मैंने, इंटू पाई इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2t, तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा 0.9, तो 0.9 से 9 कट गया 10 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे है 30, तो ये आ रहा है यहाँ पे, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, टेंशन की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 3 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन भी सिंपल है, इतनी कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे देखो ये सिर्फ 30 बच गया, 10⁻⁻12 यहाँ पे, ठीक है, 10⁻9 यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 3 न्यूटन। गॉट इट। तो कैलकुलेट, क्वेश्चन इजी था, इतना कोई टफ क्वेश्चन था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, वरना जो जेई मेंस का जो वाला सेट था ये काफी इजी था। ठीक है, मुश्किल से मतलब 40 मिनट से ऊपर तो शायद नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले सारे टिप्स पे हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉइल्स हैव द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहाँ पे वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू दी हुई है 0.002 H। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है करंट का, तो मैं करंट की इक्वेशन लिख देता हूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट की यहाँ पे वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो तुम, और ओमेगा की भी वैल्यू गिवन है 50 पाई। गॉट इट, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल इज, तो ईएमएफ जहां तक बात करें तो ईएमएफ क्या होता था, माइनस, है ना, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ठीक है, और अगर मान लो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात हो रही है तो ईएमएफ क्या आ जाता था, -d5/dt, ये होता था। अब यहाँ पे जो फ्लक्स था वो हमारे पास क्या होता था, फ्लक्स होता था हमारे पास m × I, करंट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो m यहाँ पे कांस्टेंट है, तो I का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, -d/dt, फाई की वैल्यू यहाँ रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, m × I की मैं वैल्यू रखता हूँ I0 साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो m तो बाहर आ जाएगा, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, -m, I0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, बस इतना सही होगा, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें, आंसर आ जाएगा, तो -m, m की वैल्यू 0.002। ठीक है, I0 की वैल्यू है 5, तो मल्टीप्लाइड विद 5 कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोला हुआ है ना उसने, तो मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू जब कब क्या होगी 1, तो इंटू 1, और ओमेगा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 50 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाय अल्फा बोल रहा हो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे 3 जीरो आ गए, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, 20 यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ईएमएफ आ रहा है वो आ रहा है π/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, गॉट इट। ठीक है, कंपेयर करें अगर हम इससे, ठीक है, ईएमएफ क्या आ रहा था π/अल्फा यहाँ पे, और हमारा एक्चुअली क्या रहा है π/2, तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा हूँ, टू इमिसिबल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 एंड 3/2। ठीक है, यहाँ पे देखो फिगर भी गिवन है, are put in a beaker as shown in the figure. The height of the each column is 6 centimeter. A coin is placed at the bottom of the beaker. The near normal, for the near normal vision, the apparent depth of the coin is alpha by 4 centimeter. The value of alpha is
ठीक है, तो हमें अगेन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करेंगे इसको। तो सिंपल सी बात है, अगर दो लिक्विड हैं हमारे पास, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो एच अपेरेंट, जो अपेरेंट हाइट है वो किसके इक्वल होती थी, H1 अपॉन म्यू 1। म्यू 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है, प्लस H2 अपॉन म्यू 2। तो H2 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, हाइट, यानी यहाँ पे कितनी हाइट दी, H1 क्या 6, यहाँ पे क्या है H2 भी क्या है 6। तो बस यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 अपॉन म्यू 1 क्या है 8/5, प्लस H2 क्या है 6 अपॉन म्यू 2 क्या है 3/2। इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बस अब कैलकुलेशन करनी है हमें, 6 5 30, तो यहाँ पे आ गया 30/8 प्लस 12/3, ठीक है। तो यहाँ पे अपेरेंट हाइट हमारे पास आ रही है 31/4, ठीक है। तो 31/4 सेंटीमीटर, क्योंकि सब मैंने सेंटीमीटर में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 31, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, हाई मास न्यूक्लियाई। तो मास दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है ए इक्वल टू 236, और मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये हमें मालूम, गॉट इट। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ए दिया हुआ है यहाँ पे विद बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, ठीक है, इनिशियली कितनी थी, हम इसको मान लेते हैं E1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है। वो क्या कर रहा है, डेसोसिएटेड इनटू अ मिडल मास। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो सिंपल सा बात है कि वन मास डिसइंटीग्रेट हो गया होगा 2 में और 3 में। अब वो कह रहा है कि भाई मिडल मास, दोनों का मास कितना है 118, यानी 2 का मास और 3 का मास, दोनों का मास सेम, ठीक है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस दोनों में ही क्या है सेम, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे E2 की एनर्जी, ठीक है, कितनी की गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ E2 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस, ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, तो रिलीज कितनी होगी, डिफरेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, E2 और E3 दोनों सेम है, क्योंकि मास नंबर दोनों के सेम है। तो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा ई। तो फाइनल एनर्जी यानी E2 प्लस E3, फाइनली हमारे पास जो न्यूक्लियाई था वो इसमें डिसइंटीग्रेट हो गया, माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियली किसमें था, वो 1 था, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि जो 1 न्यूक्लियाई है वो 2 और 3 में क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो इसकी एक बाइंडिंग एनर्जी रहेगी, इसकी एक बाइंडिंग एनर्जी रहेगी, जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, गॉट इट। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बस क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है ना, तो E2 डैश मान लेते हैं ना। नेट तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, इसको मुझे न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे E2 है, E2 की वैल्यू कितनी है 8.6 इंटू कितना है 118, नंबर ऑफ मास नंबर ही क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है। E3 भी सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.6 इंटू 118 माइनस E1 की वैल्यू क्या है 7.6 इंटू 236। अब यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि 118 हाफ है, बिल्कुल हाफ है 236 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लॉजिक लगा सकता हूँ कि 2 इंटू 8.6 इंटू 118 माइनस 7.6 इंटू 236, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 118 236 ही आ जाएगा, तो 236 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.6 माइनस 7.6, ठीक है। तो यहाँ पे 8.6 इंटू 7.6 1, तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी 236, ठीक है। तो आंसर भी यही होना चाहिए 236, गॉट इट, इजी था क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर पार्टिकल ईच ऑफ मास गिवन है 1 kg का, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2, ठीक है। तो इस कॉर्न स्क्वायर है, इसके साइड कितनी गिवन है 2 मीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, अब हमें मालूम है कि पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1r1 का स्क्वायर, है ना। अब 4 मास है, तो भाई हम क्या लिख देंगे, चारों मासेस इंटू जो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सॉरी m2r2, m2r2
m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या है कि देखो, इसको मास 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो, इसको 3 मास 3 और इसको मास 4। ठीक है, तो मास 4 का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डायगोनल डिस्टेंस। तो डायगोनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, सिंपल। अब बस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। तो मास क्या है, 1। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, 2 का स्क्वायर। मास 2 है 1, उसका डिस्टेंस क्या है, 0। अपनी एक्सिस से इस 2 मास का डिस्टेंस क्या है, 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, प्लस m3 क्या है, 1 × r3 क्या है, 2 का स्क्वायर, प्लस m4 अगेन 1 kg का है, r4 क्या है, 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 4 प्लस 2 × 4 8, तो 16। तो 16 kg मीटर स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। सिंपल था, कैलकुलेशन भी सिंपल थी, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, द पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड गिवन है 4 सेंटीमीटर का। एट द मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मीन पोजीशन पे हमें मालूम है वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, a × ओमेगा। ठीक है, और वो कितने गिवन है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी यूनिट चेंज नहीं करता है, इसे ऐसे रखते हैं। द डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्या दिया हुआ है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम 5 सेंटीमीटर। तो हमें बोल रहा है कि जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड, ठीक है, तो कितना, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, √अल्फा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। गॉट इट। तो इजी है क्वेश्चन। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मालूम है a × ओमेगा होता है। ठीक है, अब वेलोसिटी का ना जनरल फॉर्मूला होता है एसएचएम में। एक तो अब इक्वेशन होती है a ω × cos ωt। ठीक है, अगर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं a sin ωt। एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका वेलोसिटी का, जो y की टर्म में था। ठीक है, तो वो क्या होता था, ω√a² - x²। है ना, तो याद होगा ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी देखो क्या है हमारे पास, गिवन है 5। ओमेगा हमें पता नहीं है, ठीक है, जरूरत भी नहीं है। ए कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो से अंडर रूट के अंदर से हम ए को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - x/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इंटू ए क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बस यहाँ पे 10 हो गया है, तो 5 = 10 √1 - x/a। ए क्या था यहाँ पे, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने कर दिया है भाई, 2 से 2 काट दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चले गया तो ये आ जाएगा। और स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 1/2 यहाँ पे है, अंडर रूट स्क्वायरिंग अभी करते हैं बोथ साइड, x/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/4 = 1 - x/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर गया, इसको इधर ले आते हैं, तो x/4 का होल स्क्वायर = 1 - 1/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायरिंग की। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको, ठीक है, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² / 16 = 4 -1 यानी 3/4। तो 16 ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो x² क्या आ रहा है, √12। ठीक है, तो अंडर रूट में ही है, तो अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 12। गॉट इट। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट आ रही है, एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, x है, x की वैल्यू √12 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी 12 आ जाएगी। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरी इक्वल करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस एज शोन इन फिगर। The separation between the wires is 5 centimeter. The magnitude of the magnetic field at a point P midway between the wire is dash micro Tesla. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, उसका फॉर्मूला हमें मालूम है, μ0I/2 पाई ए। यहाँ पे μ0 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है,
दूसरा अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। देखो जो ये वाली वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पे पॉइंट पे कहाँ पे होगी, इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे होगी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पी पॉइंट पे क्या होगी, वो भी इनवर्ड ही होगी, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, वो क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करंट दोनों वायर में ना सेम फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। ठीक है, दूसरा क्या है, सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर का, और मिड पॉइंट पे पूछ रहा है। तो इसका मतलब दो पी पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 का ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 2.5, और ये 2.5, यानी डिस्टेंस भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, सेम ही तो होंगी। ठीक है, करंट सेम है, वायर्स और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B1 यानी ट्वाइस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए यहाँ पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर का, 2 पाई इंटू ए, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 का हाफ यानी 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻12। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कैंसल आउट कर देते हैं, यहाँ से हम डेसिमल हटा देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4, 25 से 100 या 4 टाइम्स। तो यहाँ पे ये आ रहा है 16 इंटू 10⁻⁻12 ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ था, करंट गिवन, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁻7 और -12 10⁻5 आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 10⁻5। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे था 10⁻⁻2, मैं इसे -12 समझ रहा था, तभी गलत आ रहा था, क्योंकि उसने माइक्रो बोला हुआ है। ठीक है, तो -2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻5। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो -5 है। अब इसको माइक्रो में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 160 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, तो ये -6 आ गया, यानी माइक्रो आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 160। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, इजी था। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज accumulated on the capacitor connected in the following circuit is dash microcoulomb। यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी, 150 माइक्रो फेरेड, यहाँ पे गिवन है कैपेसिटेंस की वैल्यू। हमें क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, डीसी के अंदर हमें मालूम है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ओम का रजिस्टर और 2 ओम का रजिस्टर सीरीज में होंगे, 6 ओम का रजिस्टर और 4 ओम का रजिस्टर भी किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। अगर हमें ये भी नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, चार्ज का कैपेसिटेंस के साथ एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, चार्ज इक्वल टू सी इंटू वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। तो मैं ए और बी पॉइंट के बीच का ना पोटेंशियल फाइंड कर लूंगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा दोनों पॉइंट के बीच में, और कैपेसिटेंस जो 150 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब ए और बी पे देखो कैसे आएगा, चार्ज की वैल्यू कैसे आएगी, तो सिंपल सी बात है, 10 वोल्ट का मेरे पास क्या है, टोटल पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है। ठीक है, R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है। अब 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, कितना पोटेंशियल खाएगा 10 वोल्ट में से, तो सिंपल सी बात है ना, देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3, कितने रेशियो में से खाएगा, 1/3 रेशियो किसका, 10 वोल्ट का। ठीक है, तो वोल्टेज V1 मान लेते हैं जैसे कि V1 कितना हो जाएगा, जो मतलब ड्रॉप हो रहा है R1 रेजिस्टेंस पे, तो 10/3 वोल्ट। तो 10/3 वोल्ट ये ड्रॉप हो रहा, तो यानी ए पे कितना पोटेंशियल पहुंचेगा, भाई यहाँ पे तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल था ना। ठीक है, 10/3 वोल्ट 1 ओम ने खा लिया, तो ए पे कितना पहुंचेगा, तो 10 - 10/3, तो ये क्या आ जाएगा 30 - 10 यानी 20/3 वोल्ट। वीबी की वैल्यू देखो कैसे आएगी, अब वीए की वैल्यू आ गई, सिमिलरली हम वीए की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, अगेन
ऊपर वाली ब्रांच में अगेन पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट का। 6 ओम वाला कितना वोल्टेज खाएगा? तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालने का तरीका क्या, 6/10 यानी रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज। ठीक है, ये मैं प्रोपोर्शनलिटी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, है ना, ओम्स लॉ होता है, यानी वोल्टेज रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है ना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, इनटू 10। तो यहाँ पे ये खा रहा है 6 वोल्ट, तो 10 में से 6 गया, VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - 6, 4 वोल्ट। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल V निकालना है मुझे, VAB। तो क्या आ जाएगा, VB माइनस VA। तो VB की वैल्यू क्या है, 4 माइनस VA क्या है, 20/3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू वैल्यू क्या आ रही है, 12 - 20/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8/3 वोल्ट, है ना। तो माइनस लेने का कोई यहाँ पे मतलब है नहीं, क्योंकि हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Q चार्ज कितना हो जाएगा, 150 कैपेसिटेंस की वैल्यू इंटू वोल्टेज। वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, 8/3। तो यहाँ पे आ गया 50 इंटू 8, 5 × 8 = 40, 400 कूलम। ठीक है, 400, और यहाँ पे हाँ माइक्रो फेरड था तो 400 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी 400। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बस थोड़ा सा यूज करना था, आंसर इजीली आ रहा था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसके बाद हाँ, इसके बाद अब कोई और क्वेश्चन है नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि ओशन की एवरेज डेप्थ कितनी है, एच मान लेते हैं इसे 4000 सॉरी 4000 है। बल्क मॉडुलस यहाँ पे गिवन है, बल्क मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। फ्रैक्शनल हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल था, हमारे पास हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा हुआ है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू बल्क मॉडुलस, है ना। ये हमारे पास हुक्स लॉ से आता है। दूसरा, जब भी प्रेशर गिवन हो, फ्लूइड की बात करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, रो जी एच। ठीक है, क्योंकि डेप्थ पे, तो यहाँ पे रो दिया हुआ है 1000 इंटू जी दिया हुआ है 10, है ना, G10 दिया हुआ है, और H कितना दिया हुआ है, 4000, इक्वल टू स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, बस आ गया, यही हमें निकालना है। इंटू बल्क मॉडुलस क्या होता है, 2 × 10⁻⁹ गिवन। जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो 2000 यहाँ पे आ गया, 10⁹ तो 3367। तो डेल्टा V बाई वी जो आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड कैलकुलेशन करता हूँ मैं, डेल्टा V बाई वी, ये आ रहा है 3367, 10⁻7 इंटू 2 होल अपॉन 10⁹9। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 2 × 10⁻⁻²। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था गाइस। तो जहां तक पेपर की बात है, बहुत इजी पेपर था। ठीक है, 40 मिनट से ऊपर मेरे ख्याल से इस पेपर के लिए लगने नहीं चाहिए, अगर आपके पास सारे फॉर्मूले टिप्स पे हैं, सारे कंसेप्ट टिप्स पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 घंटा जो मुझे लगा, वही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट में जो टाइम लगा हुआ है वही है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं मुझे जो बहुत ज्यादा टफ हो। हाँ, बस एक मोशन इन 2 डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन था, वो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज्यादा लेंदी लगा है। टफ तो नहीं था ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ज्यादा लेंदी था। ठीक है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है, तो होप दिस हेल्प यू। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।